हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए डेली बेसिस पर जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ने वाले हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो ध्यान रखिएगा सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन हम लोगों का मंदिर का, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। अब आप लोगों को पता होगा कि मंदिर से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं और अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा खजुराहो मंदिर और उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर भी पूछा जाता है। और उसके बाद बात करें तो ये महाबोधि मंदिर हो गया, कंबोडिया मंदिर हो गया, कोणार्क मंदिर। तो सारे क्वेश्चन जो मंदिर से बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। अगर आप लोग डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट भी करेंगे तो आप लोगों का बहुत सारा यहाँ से भी कवर हो जाएगा। तो महाबोधि मंदिर कहाँ है, तो सभी लोगों को पता होगा बोध गया बिहार में है। महाबोधि मंदिर कहाँ है, बोध गया बिहार में है। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं जो बहुत पूछा जाता है, खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर कहाँ है और किस वंश ने इसे बनवाया था, ये बहुत पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि जो खजुराहो मंदिर है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और यही ध्यान रखिएगा जो सांची का स्तूप है, बहुत पूछा जाता है, सांची का स्तूप किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। बनवाया किसने था, तो सम्राट अशोक ने। वो क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। खजुराहो मंदिर भी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। किस वंश ने बनवाया था, तो चंदेल वंश ने बनवाया था। किस वंश ने बनवाया था, चंदेल वंश ने। और वहीं पर हम लोग अगर बात करें तो ध्यान रखेंगे आप लोग, क्या ध्यान रखेंगे, जो क्वेश्चन बनता है कि लिंगराज मंदिर कहाँ है। तो लिंगराज मंदिर जो है वो उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर है। कहाँ है, तो उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। लिंगराज मंदिर कहाँ है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। और जो जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर, इसमें आप लोगों को पता होगा 3 लोगों की मूर्ति है, भगवान जगन्नाथ की, इनके भाई बलभद्र की और बहन सुभद्रा की। तो 3 मंदिर इसमें है, इसमें रथ खींचा जाता है। और ये कहाँ है, तो पूरी उड़ीसा में है। तो ध्यान रखिएगा लिंगराज मंदिर भी यही है। कोणार्क मंदिर, कोणार्क सूर्य यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है, जिसे ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है, वो भी कहाँ है, तो उड़ीसा में ही। तो ये उड़ीसा के मंदिर ध्यान रखेंगे, बहुत पूछा जाता है। और खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे। खजुराहो मंदिर चंदेल वंश ने बनवा था। महाबोधि मंदिर कहाँ को है, तो हम लोगों के क्वेश्चन का आंसर हो गया बोध गया में। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि भिटारी मंदिर कहाँ है, ये एमटीएस में पूछा गया था। तो ध्यान रखेंगे कहाँ है भिटारी मंदिर, उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद जो तमिलनाडु के मंदिर हैं पूछे गए क्वेश्चन है, शोर मंदिर, सप्तरथ मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर और महाबलीपुरम मंदिर। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे मंदिर का, ये सारे कहाँ है, तमिलनाडु में। शोर मंदिर, सप्तरथ मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर और महाबलीपुरम मंदिर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टेडियम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और एक तो आप कभी नहीं भूलेंगे, क्या, वानखेड़े स्टेडियम। ये तो बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। स्टेडियम में सबसे ज़्यादा कोई पूछा जाता है तो यही है, वानखेड़े स्टेडियम। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो 2011 वर्ल्ड कप, जो 2011 में वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें भारत ने जीता, इसमें भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। और इस समय जो कैप्टन थे भारतीय टीम के, इंडियन टीम के जो कैप्टन थे वो थे MS धोनी जी। तो कप्तान भी पूछा जाता है। तो 2011 में भारत वर्ल्ड कप जीता था, उस समय के कप्तान कौन थे, तो MS धोनी जी थे। और फाइनल मैच किस स्टेडियम में हुआ था, तो ध्यान रखेंगे वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा, ध्यान रखेंगे। वानखेड़े स्टेडियम कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद एक बात कर ले हम लोग, क्या, अगर यही बात आई है तो ध्यान रखेंगे कि 1983 में भारत पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। और 1983 में भारत पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, उस समय कप्तान भारतीय टीम के कौन थे, तो कपिल देव जी थे। कौन थे, कपिल देव। तो ध्यान रखेंगे कि 1983 में कपिल देव थे और 2011 में जो हुआ था उसमें MS धोनी कैप्टन थे और वानखेड़े स्टेडियम में फाइनल मैच हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। स्टेडियम की बात आई इसलिए मैंने वानखेड़े वाला बताया, पूछा गया क्वेश्चन है। भारत के प्रमुख स्टेडियमों में से नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो बात आ गई नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, तो आप लोगों को पता होगा ये अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद की बात आ गई तो यहीं पर ध्यान रखेंगे, जो एक बहुत पूछा जाता है, झूलता मीनार। ये भी क्वेश्चन बनता है ना कि झूलता मीनार कहाँ है, तो झूलता मीनार भी अहमदाबाद में ही है। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी कहाँ है, तो अहमदाबाद में है। तो चीज़ों को अगर लिंक कर कर चलेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक याद रहेंगी।
झूलता मीनार और नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? अहमदाबाद में है, ध्यान रखिएगा। मीनार की बात आ गई तो मैंने आप लोगों को 7-8 मीनार बताया था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि बताया था मैंने चांद मीनार दौलताबाद में है, और 4 मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है। और यहाँ एक हो गया कि झूलता मीनार कहाँ है? ये अहमदाबाद में हो गया। तो ये सारे मैंने आप लोगों को बताए थे। एक मीनार कहाँ है? तो ये सारे मैंने आप लोगों को बताया है। शहीद मीनार कोलकाता, ध्यान करिए। तो ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। अब देखिए, हम लोगों ने बात कर लिया कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? अहमदाबाद में। उसके बाद जो बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। डीवाई पाटिल स्टेडियम कहाँ है? तो मुंबई में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता। और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ है? तो बेंगलुरु। इसे नोट कर लीजिएगा। एम चिन्नास्वामी बेंगलुरु, ईडन गार्डन कोलकाता, और डीवाई पाटिल कहाँ है? तो मुंबई में है, ध्यान रखिएगा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक किसकी है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम कहाँ किसकी बुक है? ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे, नेशनल मंडेला किसकी है? नेल्सन मंडेला, सॉरी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी है? नेल्सन मंडेला की है, ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को पता होगा ये कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के हैं, सभी को पता होगा। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी है? इन्हीं की है, ध्यान रखेंगे। और वहीं पर अब बात आ गई है तो एडोल्फ हिटलर की पुस्तक भी ध्यान रखेंगे। किसकी? एडोल्फ हिटलर की पुस्तक माई कॉम्फ है, ध्यान रखेंगे। माई कॉम्फ किसकी है? एडोल्फ हिटलर की। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला, ध्यान रखेंगे। उसके बाद सोनू सूद की पता ही होगा, आई एम नो मसीहा। अरुंधति राय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था फेलियर इज अ टीचर किसका है? तो मिसाइल मैन कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम जी की है। फेलियर इज अ टीचर बहुत पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। मूक नायक मैंने बताया था किसकी है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की है। तो ये सारी बुक आप लोगों को याद होगा। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर जी की ऑटोबायोग्राफी है, ध्यान रखेंगे। माई स्टोरी किसकी है? कमला दास जी की, बहुत पूछी जाती है। माई स्टोरी किसकी है? माई स्टोरी कमला दास जी की है। और माई ट्रुथ किसकी है? तो इंदिरा गांधी जी की है। और एग्जाम वॉरियर किसकी है? तो नरेंद्र मोदी जी की है। तो ये सारी आप लोगों को पता होगा। ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला तन्वी शाह जी हैं। कौन है? तन्वी शाह। तो यहाँ पहली बात आया है तो पहली महिला या पहला कुछ भी होता है प्रथम तो पूछा ही जाता है। जैसे इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला कौन है? तो आरती है, आरती शाह है। कौन है? आरती शाह। उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला भारतीय कौन है? तो आप लोगों को पता होगा संतोष यादव। पहली महिला पूछा जाए भारतीय तो बछेंद्री पाल, लेकिन सेकंड बार 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला तो संतोष यादव, नाम ध्यान रखिएगा। और आरती शाह जो हैं, आरती आप लोगों को पता होगा इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला, ध्यान रखिएगा। और यहाँ ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन है? भारतीय महिला। तो नाम ध्यान रखेंगे आप लोग, क्या? तन्वी शाह। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अब यही बात आ गई है तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि पहली महिला, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू। और पहली महिला सीएम कौन है? तो सुचेता कृपलानी। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सुचेता कृपलानी पहली महिला सीएम और पहली महिला राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू। और दोनों लोग ये यूपी की ही बनी थी, ध्यान रखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? आप लोगों को पता होगा ये 1857 की क्रांति, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। और इस क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी। क्या था? इस क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी, ध्यान रखेंगे। और इस जो घटना है इसको दबाने के लिए, इस क्रांति को दबाने के लिए मुख्य सेनापति नियुक्त किए गए थे वो कौन थे? तो कैंपबेल थे। ये बहुत पूछा जाता है कि क्रांति को दबाने के लिए जो अंग्रेजों की तरफ से मुख्य नेता या मुख्य अधिकारी चुना गया था वो कौन थे? कैंपबेल थे, नाम ध्यान रखेंगे। इस क्रांति की मुख्य रूप से शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे कहाँ से हुई थी? कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी।
अब यहाँ से ध्यान रखेंगे इस क्रांति का तत्कालिक कारण या मुख्य कारण क्या था पूछा जाता है, तो एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था, जिसमें गाय और सूअर के चमड़ों का प्रयोग किया गया था और उसे जब चलाना होता था तो उसे दांत से खींचना पड़ता था। तो जो सैनिक थे वो ज़्यादा भारत के ही थे, तो उसमें मुसलमान हिंदू दोनों थे, तो सूअर के चमड़ों का प्रयोग किया गया था, इससे मुसलमानों का धर्म नष्ट हो रहा था, और गायों के चमड़ों का प्रयोग, चर्बी का प्रयोग किया गया था, जिससे हिंदुओं के धर्म का नष्ट हो रहा था। इसलिए वो भड़क उठे और ये क्रांति इतनी आगे बढ़ी। तो ये तत्कालिक कारण था, ध्यान रखेंगे एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना। तो बात आ रही है कि कहाँ से किसने नेतृत्व किया था, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे बिहार से जो था वो बाबू कुंवर सिंह ने किया था। किसने? बाबू कुंवर सिंह ने किया था। उसके बाद कानपुर से किसने किया था, तो कानपुर से आप लोगों को पता होगा नाना साहब ने किया था। कानपुर से नाना साहब, और ग्वालियर से तात्या टोपे ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई जी ने कहाँ से किया था, तो ये सभी को पता होगा, झांसी वाली रानी, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से किया था, झांसी से किया था। और वहीं यहीं पर क्वेश्चन ये बनता है कि क्या क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ से किसने किया था, ये क्वेश्चन बहुत बनता है। तो लखनऊ से ध्यान रखेंगे बेगम हजरत महल ने किया था। किसने? बेगम हजरत महल ने। ये क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया था, तो ये लखनऊ से इन्होंने किया था। ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दिल्ली से किसने किया था, तो आप लोगों को पता होगा अंतिम मुगल शासक कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें जफर कहा जाता है, उन्होंने किया था दिल्ली से। और दिल्ली से ये क्रांति आगे बढ़ी थी, आप सभी लोगों को पता होगा। कहाँ से बढ़ी थी ये क्रांति आगे? दिल्ली से। तो 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, तो कमल और रोटी था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो ए, डी, ई और के, जिसे उल्टा पढ़ेंगे तो कीड़ा भी हो जाता है। तो हम लोग याद करते हैं बी, सी, यानी कि भैंस गई पानी में, तो बी और सी जो है वो पानी में, बाकी जो बचे ए, डी, ई के किस में है, भाषा में घुलनशील है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का राइट आंसर, यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया पानी में घुलनशील। तो पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी दोनों हैं, बाकी जो ए, डी, ई की हैं वो किसमें है, वसा में घुलनशील हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को, रथ पर एक टॉफ़ी है, जिससे क्या हुआ था कि इनके रासायनिक नाम हम लोगों को याद हो गए थे। कैसे? रथ पर एक टॉफ़ी है, मैंने बताया था ट्रिक। तो रा से क्या हो जाएगा, रा से रेटिनॉल हो जाएगा, और था से क्या हो जाएगा, थायमीन, जो कि विटामिन बी का हो गया, और पर मैंने हटा दिया था, आप लोगों को ट्रिक याद होगी। तो रथ पर एक, तो मैंने क्या बताया था रथ पर एक टॉफ़ी है, तो र से रेटिनॉल हो जाएगा, था से थायमीन हो जाएगा, पर आप लोग हटा देंगे, ए से एस्कर्बिक एसिड हो जाएगा सी का, और का से कैल्सीफेरॉल हो जाएगा किसका, तो ए, बी, सी हो गया, डी का हम लोगों को कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, टा से हो जाएगा टोकोफेरॉल ई का, और एफ से हो जाएगा फ्लोक्विनान के का। तो ये थे आप लोगों के रासायनिक नाम, और आसानी से आप लोगों को याद हो गए होंगे अगर आप लोगों ने ट्रिक देखी होगी तब। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो आप लोगों को ये तो याद ही होगा कि 7 से कम होता है तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय, और 7 होता है तो उदासीन। तो क्षारीय विलयन का मान, पीएच मान कितना होता है, सदैव 7 से अधिक होगा, ध्यान रखेंगे, 7 से ज़्यादा। पीएच वैल्यू की खोज सोरेनसन ने की थी, 7 से कम पीएच वैल्यू होने पर विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा, ये बात ध्यान रखेंगे हमेशा। 7 होगा तो उदासीन हो जाएगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय, और 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्षारीय। और पीएच वैल्यू की खोज किसने की थी, तो सोरेनसन ने की थी, हमेशा ध्यान रखेंगे। पुथंडू किस राज्य में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो पुथंडू किस राज्य का है, तमिलनाडु का है, सभी को पता होगा। पुथंडू, जल्लीकट्टू, चित्रार्थी, पोंगल, ये सारे कहाँ के हैं, तो तमिलनाडु के हैं। लेकिन पुथंडू को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है कहाँ, तमिलनाडु में, ध्यान रखेंगे। तो ये सारे ध्यान रखेंगे आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए, भारतीय संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो मसौदा समिति कहे या प्रारूप समिति, बात एक ही है। प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे, तो 7 थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी इसके हेड थे, इसके अध्यक्ष थे, ये भी ध्यान रखिए। तो मसौदा समिति का अध्यक्ष किसे कहा जाता है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को। इसमें टोटल मेंबर कितने थे, 7 थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी किस प्रांत से थे, तो ये भी ध्यान रखेंगे, वो बंगाल प्रांत से थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सभी को पता होगा कि ये संघ समिति के अध्यक्ष थे।
संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रांत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल जी थे। इन सभी लोगों का नाम ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए, क्या मौलिक अधिकार के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष पूछा जाए, संविधान सभा में सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सभी को पता होगा, बेनेगल नरसिंह राव जी थे, BN राय थे, बेनेगल नरसिंह राय। लेकिन पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकार के लिए सलाहकार समिति, वैसे पूछे कि सलाहकार समिति के अध्यक्ष तो बेनेगल नरसिंह राव जी थे, लेकिन पूछे मौलिक अधिकार के लिए कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी प्रांत समिति के भी हेड थे, ये ध्यान रखिए। मौलिक अधिकार के लिए उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। ये सारे नाम ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? तो सबसे पहले लाहो आप लोगों को पता होगा फोक डांस है। क्या है? फोक डांस है। क्लासिकल डांस और फोक डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य आप लोगों को पता होगा। क्लासिकल डांस 8 है, लेकिन ये किसके अनुसार है? संगीत नाटक अकादमी की संस्कृति मंत्रालय 9 क्लासिकल डांस मानती है और 9वां किसे मानती है? तो छऊ। लेकिन ध्यान रखेंगे कि माना किसका जाता है, जब ये कह के पूछा कि जाए कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने क्लासिकल डांस है, तब आंसर होता है 9। लेकिन पूछा जाए वैसे कि कितने क्लासिकल डांस है, कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो 8 हैं। कौन कौन से है पता होगा आप लोगों का? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, उसके बाद मणिपुरी है मणिपुरी का, उड़ीसी है उड़ीसा का, कथक है उत्तर प्रदेश का, सत्रिया है असम का, और मोहिनी अट्टम और जो कथकली है ये कहाँ का हो गया? केरल का। तो ये 8 क्लासिकल डांस है। इन सारे के नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राज्य पूछा जाता है भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का। तो 8 हो गए। कुचिपुड़ी, यहाँ से एक बार अगर न याद हो तो नोट कर लीजिएगा। क्या सबसे पहले ध्यान रखेंगे हम लोग? क्या सबसे पहले ध्यान रखेंगे? भरतनाट्यम कहाँ का हो गया? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी कहाँ का हो गया? आंध्र प्रदेश का। उसके बाद मणिपुरी कहाँ का हो गया? मणिपुर का ही हो गया। ओडिसी कहाँ का हो गया? उड़ीसा का ही। उसके बाद ध्यान रखेंगे हम लोग, क्या ध्यान रखेंगे? सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है? असम का। उसके बाद 2 है, एक है मोहिनीअट्टम और एक है कथकली। ये दोनों कहाँ के हैं? तो मोहिनीअट्टम कथकली कहाँ के हैं? तो ये दोनों केरल के हैं। उसके बाद एक बच गया कथक। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। तो ये 8 हो गए, ध्यान रखिएगा। राज्य भी ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ से देखिए कि लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? तो लाहो जो है ये फोक डांस, ये एक लोक नृत्य है और ये है मेघालय का। कहाँ का है? मेघालय का। और बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। मेघालय की और भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे नोंगक्रेम बांग्ला, सादासुक, मिंजिम, ये सारे कहाँ के हैं? तो ये मेघालय के ही हैं। तो ये सारे ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कुम्मी, लंबाडी, डांडरिया, उसके बाद भाम कल्पम, ये सारे कहाँ के हैं? ये आंध्र प्रदेश के ही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चिथरई, चित्रार्थी, पुथंडू, पोंगल, ये सब मैंने बताया कहाँ का है। तो ध्यान रखेंगे सारे के सारे कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। चित्रार्थी, पोंगल, महामाया, पुथंडू, जल्लीकट्टू सारे तमिलनाडु के हैं, ध्यान रखिएगा। गोवा की क्लासिकल डांस की बात करें तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसमें आप लोगों को पता होगा घोड़, क्या है? घोड़ मुदनी है, फुगड़ी है, खोल डकनी है, ये सारे कहाँ के हैं? सिग्मो है, सिग्मो उत्सव भी होता है, सिग्मो फोक डांस भी गोवा का होता है। तो ध्यान रखेंगे खोल ढकनी, घोड़ा मोदनी, और उसके बाद ये जो मैंने बताया भी मांडो है, मांडी है, वो नहीं, वो आप लोगों को पता होगा, वहाँ नदी है तो उसी के नाम पर है। मांडो, मांडी, खोल ढकनी, घोड़ा मोदनी, फुगड़ी, सिग्मो, ये सारे कहाँ के हैं? गोवा के ही हैं। तो और यहाँ के झारखंड के आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर ये फोक डांस होता है क्या? सराय केला छऊ। छऊ 3 प्रकार का होता है, तो सराय केला छऊ जो है वो कहाँ का है? झारखंड का है। उसके बाद फगुआ भी यहीं का है, फगुआ त्यौहार भी होता है, फगुआ फोक डांस भी होता है, यहीं का है। उसके बाद आप लोगों को पता होगा एक होता है क्या? पैग, ये भी कहाँ का है? ये भी यहीं का है। उत्तर प्रदेश का नौटंकी, कजरी, ये सारे उत्तर प्रदेश की हैं, ध्यान रखिएगा। तो चित्रार्थी, पोंगल, महामाया, पुथंडू, जल्लीकट्टू, चित्रार्थी सारे तमिलनाडु के हैं, और जो उसमें पुथंडू है वो 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखिए। भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप कब जीता था? तो ये
मतलब 1900 लिखना था, ये 91 हो गया है, तो वैसे भी ये गलत है, आप लोगों को पता होगा। 1975 में भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप जीता था और ये तीसरा वर्ल्ड कप था। इसमें ये कहाँ हुआ था तो ध्यान रखिएगा, तीसरा ये वर्ल्ड कप था, मलेशिया में हुआ था। और भारत के कैप्टन, ये पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, सभी को पता होगा कि भारत के कप्तान कौन थे। तो 1975 में भारत ने पहली बार हॉकी में वर्ल्ड कप जीता था और ये तीसरा वर्ल्ड कप था, मलेशिया में हुआ था। भारत के कप्तान कौन थे हॉकी टीम के, तो अजीत पाल सिंह थे। नोट करिएगा, बहुत पूछा जाता है। 10 अंश जल मार्ग किसको अलग करता है, तो आप लोगों को पता होगा 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और क्या ग्रैंड चैनल, ये सभी को पता होगा। तो सारे नोट कर लीजिएगा, अगर नहीं पता है तो फिर देखिए। पहले बात कर ले 8 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो ध्यान रखिएगा 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। उसके बाद 9 डिग्री चैनल किसके बीच है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। अंडमान निकोबार इसके बीच कौन सा है, तो 10 अंश है। 10 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो छोटे निकोबार और कार निकोबार के बीच है 10 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल नोट करेंगे, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। और बात करें कि ग्रैंड चैनल किसके बीच है, तो ध्यान रखेंगे सुमात्रा, जिसे इंडोनेशिया कहा जाता है, और अंडमान निकोबार के बीच में है ग्रैंड चैनल। ये सारे ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोई न कोई पूछा ही जाएगा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, देखिए सुदूरस्थ का मतलब क्या होता है, मुख्य भूमि का। तो आप लोगों को पता होगा, वैसे पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट जो होता है वो सबसे भारत का दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन सुदूरस्थ पूछ लिया जाए मतलब मुख्य भूमि का जो है वो कौन सा है, तो वो कन्याकुमारी है, सभी लोगों को पता होगा। किबूथू की बात करें तो किबूथू जो है आप लोगों को पता होगा, ये सबसे उत्तरी बिंदु है, जो कि कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। और इंदिरा काल किबूथू जो है ये सबसे पूर्वी है, अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे उत्तरी की बात करें तो सभी को पता होगा ये कहाँ है, तो लद्दाख में है ऊपर। और सबसे पूर्वी हो जाएगा। सबसे दक्षिणी की बात करें, देखिए यहाँ पर भारत का मैप समझिए, कन्फ्यूजन नहीं। बात करें मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो कन्याकुमारी हो गया। सबसे ऊपर पूछे सबसे उत्तरी, तो सबसे उत्तरी क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, इंदिरा काल। क्या हो जाएगा, इंदिरा काल। सबसे यहाँ इधर की बात करें तो सबसे पश्चिमी क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे गौर माता, जिसे सरक्रीक भी कहा जाता है। और इधर सबसे ईस्ट की बात करें तो सबसे ईस्ट में क्या हो जाएगा, किबूथू, जो कि कहाँ है, तो किबूथू अरुणाचल प्रदेश में है। ये कहाँ है, गुजरात में है। ये कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। ये कहाँ है, लद्दाख में। तो ये सारे चारों पॉइंट ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछे सुदूरस्थ या सबसे दक्षिणी मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो ध्यान रखेंगे तब होगा हम लोगों का कन्याकुमारी। लेकिन पूछा जाए सबसे दक्षिणी, तब हो जाता है इंदिरा पॉइंट। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखिए भारतीय संविधान का परिचय पत्र किसे कहा जाता है, तो प्रियम्बल, प्रस्तावना या उद्देशिका को कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने इसे दीर्घकालिक सपनों का विचार भी कहा है। पूछा जाता है कि प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने कहा है, तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। प्रस्तावना में मात्र एक बार संविधान संशोधन हुआ है, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है, तो ये सभी को पता होगा। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 में। इसे उसमें आर्टिकल 21 से जोड़ा गया और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार शिक्षा देने के लिए बाध्य है। आर्टिकल 21 में है, तो राइट आंसर हम लोगों का यही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, तो सभी को पता होगा विंबलडन। कौन सा है, विंबलडन है, ध्यान रखेंगे। विंबलडन कहाँ खेला जाता है, पूछा जाता है किस ग्राउंड पर खेला जाता है, तो घास पर खेला जाता है। और फ्रेंच जो है वो किस पर खेला जाता है, मिट्टी पर। कोस्का सिद्धांत किसने दिया था, तो कई बार आप लोग इसे कर चुके हैं कि स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। मृत कोस्का की खोज मृत पॉन्ड वाटर में खोजा था रॉबर्ट हुक ने 1665 में।
और ल्यूमन हॉक ने पॉन्ड वाटर में जीवित कोशिका की खोज की थी, ये भी ध्यान रखेंगे। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति आर्टिकल 108 में किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो ध्यान रखेंगे किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, आर्टिकल 108। गंगूबाई हंगल का संबंध किस घराने से है? तो सभी को पता होगा किस घराने से है? किराना घराना। किराना घराना के जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो किराना घराना के संस्थापक की बात करें तो करीम खां है। कौन है? करीम खां, सभी को पता होगा। करीम खां किसके संस्थापक हैं? किराना घराना के। और गंगूबाई हंगल उस घराने से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। और जो किराना घराना से और कलाकार हैं उन्हें भी देख लीजिए, बलदेव सिंह बाली, अब्दुल वाहिद खान, भीमसेन जोशी, उपेंद्र भट्ट, भीमसेन जोशी, अब्दुल वाहिद खान, बलदेव सिंह बाली, करीम खान, गंगूबाई हंगल, इन सभी लोगों का किस घराने से संबंध है? तो ध्यान रखेंगे किराना घराना, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद पूछ लिया जाए कि भिंडी बाजार घराने से किसका संबंध है? तो लता मंगेशकर जी का है, ध्यान रखेंगे। तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? तो देखिए सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि बंगाल विभाजन किसने किया था। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बंगाल विभाजन किसने किया था। तो ध्यान रखेंगे कि जो बंगाल विभाजन है वो किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। पहला तो ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। दूसरा ध्यान रखेंगे कि इसकी घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो ध्यान रखेंगे कि घोषणा भी 1905 में हुई थी और बंगाल का विभाजन भी 1905 को ही हुआ था, लेकिन डेट में फ़र्क है। देखेंगे कि विभाजन का निर्णय कब किया गया। जब आपको पता होगा कि पीसीएस लेवल के एग्ज़ामों में बैठते हैं या फिर सीजीएल के मेंस में, तो ऐसे जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ डेट से फंसाता है बहुत कि विभाजन का निर्णय किस दिन हुआ और विभाजन किस दिन हुआ। ये दोनों डेट पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि हाई लेवल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, नहीं तो डायरेक्ट यही पूछे जाएगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो जैसे आप लोगों को पता होगा एमटीएस हो गया, ग्रुप डी हो गया, इन सभी एग्ज़ामों में तो सीधा यही पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा और अपर लेवल के एग्ज़ाम में आप जब बैठेंगे तो वहाँ पर ये डेट भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि विभाजन का जो निर्णय है वो 20 जुलाई को हुआ। और विभाजन का निर्णय किस डेट को हुआ था? 20 जुलाई को। लेकिन विभाजन कब हुआ? तो 16 अक्टूबर को हुआ। तो दोनों बातें ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? कि विभाजन का निर्णय 20 जुलाई को हुआ था और विभाजन किस दिन हुआ था? तो 16 अक्टूबर को। दोनों बातें ध्यान रखेंगे। अच्छा, विभाजन का कारण क्या था? तो आप लोगों को पता होगा बंगाल का विभाजन करके जो अंग्रेज थे वो चाहते थे कि हम भारत के लोगों में फूट डाल दें, जो हिंदू मुसलमान में एकता है उसे तोड़ दें। ये इनका मेन उद्देश्य था। लेकिन इन्होंने कारण क्या बताया था? इन्होंने कारण ये बताया था कि हम बंगाल का विभाजन इसलिए कर रहे हैं ताकि जो प्रशासनिक सेवाएं हैं वो लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सके। लेकिन ये गलत बातें बता रहे थे। इनका मेन उद्देश्य तो था क्या? कि हिंदू मुसलमान में जो एकता है उसे तोड़ दें। और आप लोगों को पता होगा कि बंग भंग आंदोलन की शुरुआत भी इसी के कारण हुई थी। तो यहाँ से सारी बातें ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या ध्यान रखेंगे? बंगाल विभाजन के समय कौन था गवर्नर जनरल? तो ध्यान रखेंगे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? किस वर्ष इसकी घोषणा हुई थी? तो ध्यान रखेंगे 1905 में घोषणा हुई थी और 1905 को ही क्या हुआ था? तो ध्यान रखेंगे विभाजन भी हुआ था। विभाजन का निर्णय कब किया गया? तो 20 जुलाई 1905 को। और विभाजन किस दिन हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905। और इसका कारण क्या था? तो ध्यान रखेंगे इसका कारण था कि भारतीयों जो अंग्रेज थे, भारतीयों में जो अंग्रेज और मुसलमान दोनों थे उनके बीच एकता को नष्ट करना। इनका उद्देश्य आप लोग जानते हैं क्या था? फूट डालो राज करो। तो फूट डालो राज करो की नीति इन्होंने अपनाई थी। लेकिन ये कारण बता रहे थे कि प्रशासनिक सेवाओं को आसानी से लोगों तक पहुंचाया जा सके, यह कारण था। तो दोनों बातें यहाँ से ध्यान रखेंगे। विभाजन का निर्णय 20 जुलाई और विभाजन 16 अक्टूबर 1905 किसके समय हुआ था? तो ध्यान रखेंगे किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन। अगली बात देखेंगे, मशहूर बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित नर्तकी हैं। तो सभी को पता होगा किसकी हैं? भरतनाट्यम की। अदाकारी हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित नर्तकी किसकी हैं? भरतनाट्यम की हैं, ध्यान रखेंगे।
भरतनाट्यम के जो अन्य कलाकार हैं आप सभी लोगों को पता होगा, यामिनी कृष्णमूर्ति, और इनकी मैंने ऑटोबायोग्राफी कई बार बताई है आप लोगों को, अ पैशन ऑफ डांस, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ध्यान रखेंगे। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से ये जुड़ी हैं, ध्यान रखेंगे। और इनका निधन हो गया है 2024 में, इसलिए ये और इम्पोर्टेंट बन जाती हैं, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो अ पैशन ऑफ डांस, इनकी ऑटोबायोग्राफी ध्यान रखेंगे। और उसके बाद ध्यान रखेंगे कि ये किस क्लासिकल डांस से जुड़ी हैं, तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से ध्यान रखेंगे। रुक्मणी देवी अरुंडेल, लीला सैमसन, मृणाली साराभाई, बैजंती माला, ये सभी लोग किससे जुड़ी हैं, तो भरतनाट्यम से ही जुड़ी हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर का ही है। कथक कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है। और ध्यान रखेंगे भरतनाट्यम को नटवरी भी कहा जाता है। भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या था, तो ध्यान रखेंगे कि नटवरी किसे कहा जाता है, तो नटवरी कहा जाता है कथक को। लेकिन सादी रट्टम, अग्नि नृत्य, दासी नृत्य, ये सब किसके नाम है, तो ये सभी हैं किसके, तो ध्यान रखेंगे भरतनाट्यम से। और बुझवन नृत्य शैली जो है वो भी भरतनाट्यम से ही जुड़ी है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बुझवन नृत्य शैली का संबंध किस क्लासिकल डांस से है, तो भरतनाट्यम से है। और ये कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है, ध्यान रखेंगे। कथक जो है ये उत्तर का एकमात्र क्लासिकल डांस है, उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखेंगे। और ये सारे नाम मत भूलिएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडेल, लीला सैमसन, मृणाली साराभाई, बैजंती माला, टी बाला सरस्वती, और उसके बाद पद्मा सुब्रमण्यम, अल्लारमेल वेल्ली, ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल डांस की बात करें तो जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है, असम का। और असम में गुरु जतिन दास का नाम आप लोग जानते होंगे, ये उससे संबंधित है। श्रीमद शंकर देव भी इसी से संबंधित है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये सारे ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो बहुत हैं, जैसे केलुचरण महापात्र किससे हैं, तो ओडिसी के हैं। ये सभी वैसे नाम हैं जो कभी आप लोगों को भूलने ही नहीं चाहिए। केलुचरण महापात्र, झावेरी बहनें मणिपुर की हैं। और आप लोगों को पता होगा कि दर्शना, नैना, स्वर्णा, रंजना, ये 4 बहनें हैं, झावेरी बहनें, और बहुत पूछी जाती है, ध्यान रखेंगे कहाँ की हैं, मणिपुर की। अगला देखिए, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, तो मीराबाई चानू आप लोगों को पता होगा भारोत्तोलन, और पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से क्वालिफाई करने वाली भारोत्तोलन में एकमात्र महिला कौन थी, तो मीराबाई चानू जी ही थी। तो ध्यान रखेंगे इनका संबंध किससे है, तो भारोत्तोलन। माई कॉम्फ, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, माई कॉम्फ किसकी आत्मकथा है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है। माई कॉम्फ किस विश्वविख्यात शख्सियत की आत्मकथा है, तो सभी लोगों को पता होगा किसकी है, ये हिटलर की है, एडोल्फ हिटलर। किसकी ऑटोबायोग्राफी है माई कॉम्फ, तो ध्यान रखेंगे एडोल्फ हिटलर। ऑप्शन देख लीजिए, अल्बर्ट आइंस्टीन, एडोल्फ हिटलर, रॉबर्ट मुगाबे या चार्ली चैपलिन। तो ध्यान रखेंगे एडोल्फ हिटलर की है माई कॉम्फ। वहीं पूछ लिया जाए नेल्सन मंडेला, शायद कल ही के प्रैक्टिस सेट में आप लोगों ने देखा होगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो ध्यान रखेंगे नेल्सन मंडेला की है। किसकी है, नेल्सन मंडेला। स्टेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए क्वेश्चन है। जून 2023 तक हमारे संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो पता होगा कि मूल संविधान में केवल और केवल 8 अनुसूची थी, लेकिन 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई। और अब वर्तमान में कितनी है, तो जून 2023 तक पूछे या वर्तमान में हम लोग बात करें, आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल 2025, तो आज तक कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूची हैं, ध्यान रखेंगे। ये 8 अनुसूची तो सभी को पता होगा। पहले में क्या है, पहली अनुसूची में भारत के राज्यों की बात की गई है, दूसरे में क्या है, तो वेतन भत्ते की बात की गई है, तीसरे में क्या है, शपथ है, चौथे में राज्य की सीटों के बारे में है, पांचवें में क्या है, अनुसूचित जाति जनजातियों के बारे में है, छठी में क्या है, जनजातियों के बारे में, स्पेशली 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों की जनजातियों के बारे में बताई गई है। 7 में सूचियों की बात की गई है, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, और 8 में क्या है, तो भाषाओं के बारे में बताया गया है। तो ये 8 अनुसूची तो सभी को याद है। 4 अनुसूची जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ, उसमें जोड़ा गया 9वीं अनुसूची, 1951 में, सभी को पता होगा।
10वीं अनुसूची की बात करें तो 52वां संविधान संशोधन 1985 सभी को पता होगा, और किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। उसके बाद बात कर ले 11वीं अनुसूची, तो पता होगा 73वां संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे पंचायत से, और पंचायत के अंतर्गत 29 कार्य क्षेत्र आते हैं, ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992-93, और 11वीं अनुसूची भी 1992-93 में जोड़ी गई। और ध्यान रखेंगे कि 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है, और इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं के अंतर्गत कितने कार्य क्षेत्र आते हैं? तो 18। तो ये मैंने 12 की 12 पूरी अनुसूची आप लोगों को बता दी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? ध्यान रखेंगे कितनी हैं? 12। अगला देखिए, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। शिशु पीलिया का सबसे स्पष्ट लक्षण कौन सा है, जो आमतौर पर जन्म के बाद दूसरे और चौथे दिन के बीच दिखाई देता है? तो जो छोटे बच्चों को हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे क्या होता है? आँखों और त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है, ये लक्षण दिखाई देते हैं जब उन्हें पीलिया हो जाती है तब। तो ये देखेंगे, ध्यान देंगे। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान रखिए। 2016 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता प्रसिद्ध लोक कलाकार गुलाबो सपेरा। अब आप लोगों ने कोई भी पेपर का प्रैक्टिस सेट उठाकर देखा होगा प्रीवियस ईयर का, अगर स्ट्रैटेजी के वाले पोर्शन को, तो ये क्वेश्चन जरूर मिला होगा कि गुलाबो सपेरा का संबंध किस फोक डांस से है? तो सभी को पता होगा कालबेलिया। और ये पूछा जाता है कि ये तो पूछा ही जाएगा कि गुलाबो सपेरा का संबंध किस किस फोक डांस से है? तो ध्यान रखेंगे कि कालबेलिया से है। लेकिन ये भी पूछा जाता है कि कालबेलिया जो लोक नृत्य है, कालबेलिया जो फोक डांस है, वो किस राज्य का है? तो ध्यान रखेंगे राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है, ध्यान रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। राजस्थान की बात करें तो आप लोगों को यहाँ का फोक डांस याद होगा, तेरह ताली बहुत पूछा जाता है, तो राजस्थान का है, ध्यान रखेंगे। कालबेलिया भी कहाँ का है? तो ध्यान रखेंगे कालबेलिया भी कहाँ का है? राजस्थान का है। और कालबेलिया को तो आप लोगों को पता होगा कि यूनेस्को साइट में भी शामिल किए गए हैं। पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है? तो वहाँ सभी को पता है उपजाऊ मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब का गिद्धा फोक डांस है पंजाब का, वो बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला देखेंगे बिहू। किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू कहाँ का है? तो ध्यान रखेंगे बिहू कहाँ का है? असम का लोक नृत्य है, ध्यान रखेंगे। और बिहू 3 प्रकार के होते हैं, रोंगाली बिहू, कटी बिहू और माघ बिहू। माघ बिहू जो है वो फसल तैयार होने के बाद इसे मनाया जाता है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ध्यान रखेंगे कहाँ का है? असम का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, असम के लोक नृत्य जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। असम के बिहुआ, अंक्यानाट, बुगरुम्बा, कानोई, झूमरा, कली गोपाल, खेल गोपाल भी यहीं के हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। तो ध्यान रखेंगे कि जो बिहुआ है, अंक्यानाट है, बुगरुम्बा है, कानोई, झूमरा, ये सभी कहाँ के हैं? तो ध्यान रखेंगे कहाँ के हैं? असम के हैं। और असम के मैंने आप लोगों को लोक उत्सव भी बताए थे, क्या क्या बताया था? माजुली, अम्बुबाची, मिदम्मीफी, ये सब कहाँ के थे? असम के ही थे। तो ध्यान रखेंगे वहाँ के जो लोक नृत्य हैं वो बिहुआ है, अंक्यानाट है, बुगरुम्बा, कानोई और झूमरा, ये सभी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लेनेट ड्रम जो एल्बम है, इसके लिए किस भारतीय संगीतकार को ग्रैमी अवार्ड मिला था? तो जाकिर हुसैन। और ध्यान रखेंगे इनका भी निधन हो गया है, और अभी हाल ही में हुआ है, सभी लोगों को पता है, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, पूछा जरूर जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये तो पूछा जाएगा ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, या पूछा जाएगा इनकी एल्बम कौन है। तो प्लेनेट ड्रम है जिसके लिए इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था। और ध्यान रखेंगे ये एक तबला वादक है। सभी क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020
आप लोगों को पता होगा कि ये 20 जून 2020 में चालू किया गया था। ये इसका उद्देश्य क्या था, तो सभी को पता होगा इसका उद्देश्य क्या था। तो जब कोविड-19 आया था तो उसके बाद जो प्रवासी भारतीय थे, जो ग्रामीण श्रमिक थे, शहर में कमाने के लिए गए थे लेकिन उन्हें भाग कर आना पड़ा, तो वो बेरोजगार हो गए थे। तो प्रवासी भारतीयों और ग्रामीण जो श्रमिक थे उनको रोजगार देना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसके अंतर्गत कितने राज्य को शामिल किया गया था, तो केवल और केवल 6 राज्यों को शामिल किया गया था। और वो राज्य कौन थे, तो पता होगा आप लोगों को, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। कौन कौन से थे, यूपी, बिहार, झारखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, एमपी और कौन था, उड़ीसा। ये 6 राज्य थे। तो क्वेश्चन क्या है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 में कितने राज्यों का चयन किया गया था, तो ध्यान रखेंगे 6 राज्यों का। कब इसे शुरू किया गया था, 20 जून 2020 को। इसका उद्देश्य था कि जो प्रवासी भारतीय और ग्रामीण श्रमिक हैं उनको रोजगार देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 राज्य हो जाएगा। और 6 राज्यों के मैंने नाम भी बता दिए, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, एमपी और राजस्थान। ये 6 राज्य थे। गंगूबाई अंगल कल भी आप लोगों को मिला होगा। गंगूबाई अंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से है, तो मैंने बताया था किराना घराना। इसके संस्थापक कौन है, तो देखिए इसके संस्थापक कौन है, मैंने नीचे पॉइंट में लिख दिया है। और जो पूछे जाते हैं किराना घराना से वो भी लिख दिया। तो किराना घराना से संबंधित अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान, पंडित भीमसेन जोशी और बलदेव सिंह भाली। बलदेव सिंह भाली, पंडित भीमसेन जोशी, अब्दुल वाहिद खान और करीम खान। और इसके फाउंडर कौन है, तो ध्यान रखेंगे करीम खान है, संस्थापक करीम खान है। गंगूबाई हंगल का संबंध भी किससे है, तो ध्यान रखेंगे किससे है, किराना घराना से। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है, तो इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। तो ध्यान रखेंगे कौन सा है, सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री। ये गैर ऋण पूंजी प्राप्ति के उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। बैंकिंग में ब्याज का क्या अर्थ होता है, तो सभी को पता होगा ब्याज का क्या अर्थ होता है। तो ऋण या जमा पर जो आपने ऋण दिया है या कोई धन अर्जित है उस पर जो अतिरिक्त धन मिलता है वही होता है ब्याज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेटर धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है। तो देखिए राज्य विधानमंडल की बात करें तो यहाँ पर होते हैं राज्यपाल, लेकिन अभी वहीं संसद की बात कर लिया जाए कि धन विधेयक पेश करना हो। और धन विधेयक सबसे पहले कहाँ जाता है, तो सभी को पता होगा लोकसभा में। तो देखिए पूर्व अनुशंसा किसकी होनी चाहिए, पहले किसकी अनुशंसा, पहले किसके हस्ताक्षर होने चाहिए। तो ध्यान रखिएगा अगर संसद की बात करता तो हमारे प्रेसिडेंट हो जाते, लेकिन जब ये स्टेट लेजिस्लेटर की बात कर रहा है तो यहाँ पर गवर्नर राज्यपाल होंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल, ध्यान रखेंगे। महाधिवक्ता की बात करें तो सभी को पता होगा कि इनका किस आर्टिकल में उल्लेख है। भारत के सबसे विधि कानूनी अधिकारी कौन होते हैं, तो महाधिवक्ता ही होते हैं। सॉरी कौन होते हैं, महान्यायवादी होते हैं। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी हैं और आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता हैं, दोनों ध्यान रखिए। सोनपुर मेला और मधुश्रावणी मेला ये दोनों कहाँ लगते हैं, बिहार में लगते हैं। तो किस राज्य में लगता है, तो ये बिहार में लगता है। और जो सोनपुर मेला है ये पशुओं का, विश्व में पशुओं का सबसे बड़ा मेला बिहार में ही लगता है। तो वो कौन सा है, सोनपुर पशु मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला है पशुओं का, ध्यान रखेंगे। नवंबर महीने में ये लगता है, ध्यान रखेंगे, कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हरिहर नाथ मंदिर के पास। तो एक तो ध्यान रखेंगे किस मंदिर के पास, दूसरा ध्यान रखेंगे किस महीने में। और दुनिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला है, तो इस ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 39A में है, सभी को पता होगा। 44 में समान नागरिक संहिता और 40 में पंचायत का गठन। ये आर्टिकल आप लोगों को याद होंगे। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को। एकता व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी, वो भी इल्तुतमिश ने ही किया था। इल्तुतमिश की बेटी कौन थी, रजिया सुल्तान, सभी को पता होगा। अच्छा, गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। और 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। लिंगराज मंदिर कल भी मैंने बताया था और पता नहीं कितनी बार बताया है कि लिंगराज मंदिर क्या है, उड़ीसा में है। कहाँ पर है, तो उड़ीसा में, और उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर लिंगराज मंदिर है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। और उड़ीसा में ही क्या है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है जिसे ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है, वो भी कहाँ है, उड़ीसा में ही है। तो ये भी आप लोगों को पता होगा। जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा में है, ये भी पता होगा। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था, सभी को पता होगा, 1930 में फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1930 में हुआ था। इसका आयोजन भी कहाँ हुआ था? उरुग्वे में हुआ था। जीता भी था कौन? उरुग्वे। हारा कौन था? अर्जेंटीना। ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। फीफा वर्ल्ड कप पहली बार कब हुआ? 1930 में हुआ। जीता कौन? उरुग्वे। हुआ कहाँ था? उरुग्वे में। उपविजेता किसे हराया था? तो ध्यान रखेंगे, अर्जेंटीना। अब बात करें जो लेटेस्ट हुआ है फुटबॉल विश्व कप फीफा वर्ल्ड कप, वो 2022 में हुआ। हर 4 साल में एक बार होता है, सभी को पता होगा। तो 2022 वाला कहाँ हुआ था? तो 2022 में किसने जीता था? तो सभी को पता होगा, 2022 में अर्जेंटीना जीता था। और हारा कौन था? तो हारा कौन था? फ्रांस। और जो ये हुआ था, इसमें टोटल कितनी टीमों ने भाग लिया था? 13 टीम। फुटबॉल विश्व कप जो पहला हुआ था उसमें 13 टीमों ने भाग लिया था। और जो 2022 वाला है, ये कौन टीम जीती है? अर्जेंटीना जीती है, फ्रांस हारा है। अब बात कर ले, जो और क्वेश्चन बन सकते हैं कि 2026 में कहाँ होगा, कितनी टीमें भाग लेंगी। तो 2026 वाला जो है फीफा वर्ल्ड कप, ये ध्यान रखेंगे कहाँ होगा। तो इसमें 3 टीम यानी कि 3 देश हैं जो होस्ट होंगे, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। सभी लोगों को पता होगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में ये होगा। और इसमें टोटल टीम 48 रहेंगी। और मैच कितने होंगे? तो 104 मैच होंगे। ये बातें सभी लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये अभी आगे आएगा, इससे क्वेश्चन बनेगा, तो ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। तो ये हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।